प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए फटाफट हम लोग घटनाक्रम की तरफ देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि तेजी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक मैसेज पहुंच सके और सभी लोग जुड़ सके। आइए घटनाक्रम की तरफ चलते हैं और ऐतिहासिक घटनाक्रम में क्या हुआ है देश में, इसको देखने का प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया में कौन सी घटनाएं आज की तारीख में घटी। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये बात ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बाद बांग्लादेश पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1993 में नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सभी के लिए शिक्षा। 1985 में तमिलनाडु के कलपक्कम में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना हुई। कलपक्कम में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। और 1929 में कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम ने हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। ध्यान दीजिएगा, हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। तो आज के घटनाक्रम में ये महत्वपूर्ण बातें थी। सारे विद्यार्थियों, सभी लोग चीजों को लिखते रहेंगे। लिखने से क्या होता है कि मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अंकित होती है। आइए आज के घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। पहली घटना क्या है? बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम 10 जनवरी को भारत श्रीलंका सीरीज के पहले वनडे की मेजबानी करने के लिए तैयार है। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और घरेलू श्रृंखलाएं होंगी। तो ये आप याद रखिएगा, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम। चलिए अगली घटनाक्रम की तरफ हम लोग आते हैं। जापान, ब्रिटेन और इटली अपनी अगली पीढ़ी की जेट लड़ाकू परियोजनाओं का विलय कर रहे हैं ताकि 2035 तक एक उन्नत फ्रंट लाइन 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया जा सके। यह पहली बार है कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बिना एक रक्षा परियोजना में सहयोग कर रहा है। यह परियोजना इस क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते हठधर्मिता का मुकाबला करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन से देश इन्वॉल्व हो रहे हैं। जापान, ब्रिटेन और इटली क्या कर रहे हैं? अगली पीढ़ी के जेट लड़ाकू परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने विलय किया है ताकि 2035 तक एक डेट है, एक उन्नत फ्रंट लाइन 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया जा सके। तो ये पॉइंट ध्यान रखने के लिए है। मैंने आपको बताया भी है कि ये सारा कुछ डिफेंस को लेकर के है। डिफेंस, ये थर्ड वर्ल्ड वार की रूपरेखाएं जो समय समय पर तैयार होती रहती हैं। आपसी कलह नीतियों की वजह से एक ऐसा वातावरण बनता रहता है जिसमें लगता है कि हम असुरक्षित हैं और विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है। आपने देखा है कि अभी यूक्रेन और रूस के संघर्ष में ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन रूस की जो धमकी के बाद सभी बैलेंस हो गए। देखिए आने वाले समय में समस्याएं हैं, इसी सबको लेकर के ये सारी चीजें हो रही हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मैंने अमेरिका की गतिविधियों के बारे में भी आपको बताया है और यहाँ के बारे में भी बताया है। आइए, भारतीय टीवी कलाकार देव जोशी चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए युसाकू मेजवा के साथ एक निजी स्पेस एक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है। देव जोशी को सोनी सबके बालवीर और बालवीर रिटर्न्स में बालवीर की भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, देव जोशी, ये नाम चंद्रमा के चारों ओर जाने का पूरा कार्यक्रम है युसाकू मेजवा के साथ, है ना। स्पेस एक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है इन्हें। और इनकी भूमिका कहाँ है? बालवीर जो प्रोग्राम आता रहा है उसमें। इनका नाम याद रखिएगा, क्या है? देव जोशी।
ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। और चंद्रमा यही याद रख लीजिएगा, चंद्रमा। और इसी के साथ साथ बालवीर याद रखिएगा, बालवीर, तो सब कुछ याद रहेगा। चलिए, दक्षिणी सूडान ने खसरे के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद खसरे के प्रकोप की घोषणा की। इस संदर्भ में खसरे की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर के 22 काउंटियों में 21 मौतें और 2,471 खसरे के मामले सामने आए हैं। दक्षिण सूडान में 2021 से बार बार खसरे का प्रकोप देखा गया है। तो खसरे के मामले की संख्या में वृद्धि हो रही है, और कहाँ हो रही है? दक्षिण सूडान में हो रही है, याद रखिएगा। और 2021 से बार बार ऐसे प्रकोप को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर खसरे के संदर्भ में याद रखिएगा, दक्षिण सूडान, और क्या कहा जा रहा है? खसरा। चलिए, आज की पांचवी खबर क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेन्नई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विश्व बैंक ने अपनी प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च की। क्या लॉन्च की? जेंडर टूल किट लॉन्च की। यह टूल किट इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस पर आधारित है। इसका उद्देश्य गतिशीलता और शहर के आसपास के लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना है। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कुछ किया जा रहा है। वो क्या है? वो जेंडर टूल किट लॉन्च की गई है, और उद्देश्य क्या है? गतिशीलता और शहर के आसपास के लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना, लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका उद्देश्य है। तो ये विश्व बैंक आपका इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखिएगा। और चेन्नई का जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो इन्वॉल्व है। इन दोनों को लेके क्वेश्चन बनेंगे। अभी बहुत सारी चीज चर्चा में आ रही हैं, और भी नई गतिविधियां जब आएंगी तो हम लोग उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई। WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी कर दी है। अब इसके क्या चीजें होंगी उसके बारे में हम लोग सूचनाएं देखेंगे, फैक्ट सारे दीजिए और स्टडी करेंगे। दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। ये दुखद खबर है। दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया है, नहीं रहे। 'छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भी बनाया जाएगा, और सरायपाली शहर में नल जल योजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भादरा तालाब का गहरीकरण किया जाएगा और ग्रामीण हाट बाजार का भी उन्नयन किया जाएगा। बघेल ने नए बालोदा थाने का उद्घाटन किया। यह 60 गांव के क्षेत्र को कवर करेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की बात हो रही है, तो वहां पर शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के दृष्टिकोण से बात हो रही है कि उसको विकसित करना है। और ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, नल जल योजना है, तालाब वगैरह को गहरीकरण करना, ये सब इसी का हिस्सा है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आगे भविष्य में क्वेश्चन आए तो शिशुपाल, शिशुपाल पहाड़ी, शिशुपाल पहाड़ी, शिशुपाल का नाम तो आप जानते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। शिशुपाल 100 गलतियां माफ करने के बाद 100 गलतियों तक ही माफ करेंगे।
तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे। जमीनी स्तर के नेता और बस चालक के बेटे सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। देश भर में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद यह तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 बार के विधायक है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये नाम याद रखिएगा। जो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस को, जहां गुजरात में बीजेपी को बढ़त मिली है, वहां पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, ध्यान रखना है। और कौन बन रहा है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम। आगे आने वाले समय में और चीजों को देखेंगे। केंद्र ने परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नाम रखने का फैसला किया है। उत्तर और मध्य अंडमान में INAN 370 नंबर के द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। देखिए, आपने पढ़ा है 21 लोगों को मिला है अभी तक परमवीर चक्र, जिसमें से 14 लोगों को मिला है मरणोपरांत और 7 लोगों को मिला है जीवित रहते हुए। ये जानकारी आपके पास होगी। और ये बहुत बड़ा कदम है कि इन लोगों के नाम पर द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी शहादत, जो जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। परमवीर चक्र एक पुरस्कार या सम्मान ही नहीं है। परमवीर चक्र उस अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीर को दिया जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वायु में, जल में, थल में अदम्य साहस का परिचय, चाहे वो नेवी का व्यक्ति हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, जिसने ऐसा कार्य किया हो जो असाधारण है, अकल्पनीय है, ऐसी वीरता के लिए सम्मानित किया जाता है। तो ये जो कार्य हो रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये अच्छा कदम है और केंद्र सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। इन लोगों के लिए, योद्धाओं के लिए, वीरों के लिए सम्मान है, वीर का सम्मान। तो याद रखिएगा, कहां पर हो रहा है? अंडमान की बात हो रही है, उत्तर और मध्य अंडमान में, ध्यान रखिएगा। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का नाम रखा जाएगा, इनको याद रखिएगा। अभी सोमनाथ शर्मा चूंकि पहले थे, सबसे पहला परमवीर चक्र इनको मिला था, कुमायूं रेजिमेंट से थे। तो सोमनाथ शर्मा कुमायूं रेजिमेंट के थे और डेल्टा कंपनी के कमांडर थे, इनको मरणोपरांत मिला। हालांकि परमवीर चक्र तो 1950 से प्रारंभ हुए हैं, लेकिन इनको 1948 की जम्मू एंड कश्मीर की जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के लोगों के समान करने के लिए दायर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, जो सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु
को अन्य धर्मों के लोगों के समान करने के लिए याचिका दायर की है। संदर्भ में आप जानते हैं कि भारत में पर्सनल लॉ के हिसाब से कार्य हो रहे हैं। पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत विधि के, जैसे विवाह है, विवाह विच्छेद है, दान है, भरण पोषण है, वसीयत है, उत्तराधिकार है। ऐसे विषयों को बोला जाता है कि ये पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे। हिंदू है तो हिंदू विधि लागू होगी, और अगर कोई मुस्लिम है तो उस पर मुस्लिम विधि लागू होगी। तो इन जगहों पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जो एज है कि विवाह की एज रखी गई है 21 साल, तो वो सभी के लिए हो जाए, ऐसा प्रावधान के लिए बात है, जवाब देने के लिए कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। यह अभियान ऊपरी सियांग जिले के गोसांग गांव से शुरू किया गया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ राज्य में रहने वाले लोगों के घर तक पहुंचे। सेवा आपके द्वार SAD कार्यक्रम से अलग है, क्योंकि यह ग्रामीणों की वास्तविक जरूरत पर आधारित है। तो आपको बस अभी याद करना है कि अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान की शुरुआत की है, जो 7वां संस्करण जिसका लॉन्च किया गया है, और यह अभियान ऊपरी सियांग जिले के गोसांग गांव से शुरू हुआ है। इतनी बातें आपको तत्काल में याद रखनी है कि सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान और ऊपरी सियांग जिले के गोसांग गांव से शुरू हुआ है। ये बात दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य हमेशा पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ राज्य में रहने वाले लोगों के घर तक पहुंचे, यानी हर व्यक्ति जो राज्य का है उसे लाभ मिल सके, ये उद्देश्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन सीरीज आपके सामने आ गई है, और आज 25 क्वेश्चन हैं आपके लिए, 10 करंट अफेयर के और 15 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं। तो उसके लिए हमें तेजी से ध्यान देना होगा। फटाफट जवाब दीजिएगा, प्रश्नों को देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर हमारी बातें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गोवा राज्य पर्पल फेस्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी कब करेगा? गोवा राज्य पर्पल फेस्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव, फर्स्ट सेलिब्रेशन की मेजबानी कब करेगा? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। सारे विद्यार्थियों फटाफट जवाब दीजिए, सही गलत के भय में मत परेशान हो, सीधे आंसर करें। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 2023। 2023 याद रखिएगा। पर्पल फेस्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य में पहला समावेशी उत्सव 6 से 8 जनवरी 2023। पहला समावेशी उत्सव 6 से 8 जनवरी 2023 तक पणजी में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी विकलांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य आयोग द्वारा गोवा के समाज कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी के निदेशालय के सहयोग से की जाएगी। मेले में देश भर से बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ हो रहा है? गोवा में, पणजी में हो रहा है। कब हो रहा है? जनवरी में हो रहा है। और कब से कब? 6 से 8 जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट।
इंडिया ग्लोबल फोरम का दुबई और अबू धाबी में आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इंडिया ग्लोबल फोरम का दुबई और अबू धाबी में आयोजन कब से कब किया जा रहा है? ऑप्शन ए फ्रॉम 12 to 16 दिसंबर, ऑप्शन बी फ्रॉम 13 to 17 दिसंबर, ऑप्शन सी फ्रॉम 14 to 18 दिसंबर, ऑप्शन डी फ्रॉम 15 to 19 दिसंबर। इंडिया ग्लोबल फोरम। प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर है ए 12 से 16 दिसंबर। कब? 12 से 16 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, ये है आपका आंसर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई में इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का उद्घाटन किया। इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन 12 से 16 दिसंबर तक दुबई और अबू धाबी में किया जा रहा है। यह 5 दिवसीय भव्य आयोजन है जो भारत, यूएई और दुनिया भर के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा। तो एक आयोजन है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसका आयोजन 12 से 16 दिसंबर को हो रहा है। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें गंभीरता से लेंगे, सीखेंगे और आने वाली परीक्षाओं में साफ साफ आपको मिलेंगे। किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? किस राज्य के बीज फार्म को, ठीक है, पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका आंसर है ऑप्शन सी केरला, यानी केरल, याद रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फार्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली। इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कौन सा है? केरल का अलुआ। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने B20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बहुत अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको इसके बारे में चर्चा भी की थी, आपको याद आ रहा होगा। ऑप्शन ए अनिल अंबानी, ऑप्शन बी सुनील अंबानी, ऑप्शन सी मनोज देसाई, ऑप्शन डी एन चंद्रशेखरन। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने B20 का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया है। B20 इंडिया का काम टास्क फोर्स और एक्शन काउंसिल के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो G20 के लिए आम सहमति आधारित नीतिगत सिफारिशों को विकसित करेगा। यह 22 से 24 जनवरी 2023 को निर्धारित प्रारंभिक बैठक के बाद विभिन्न कार्यबलों और कार्य परिषदों पर काम शुरू करेगा, जिसका समापन अगस्त 2023 में B20 इंडिया समिट में होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं G20 के लिए है, ठीक है ना, G20 के लिए ये सम्मेलन होने जा रहा है और इसी उद्देश्य पर सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। हाल ही में जारी हुआ हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार
दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में भारत किस स्थान पर आ गया है? हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022। भारत की पोजीशन की बात हो रही है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ। आपके सामने चित्र भी दिख रहा है, क्या पोजीशन है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर है सी, फिफ्थ, पांचवें। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में पांचवें स्थान पर आ गया है। पांचवें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई यह सूची दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों का संकलन है। तो ध्यान रखिएगा, 500 सूची में से 500 बड़ी कंपनियों का जहां नाम आया, भारत की 20 आई और 20वें में हम जो है, हमारी क्या पोजीशन है, 5वें नंबर पर हम हैं। पहले की तुलना में प्रगति है, ऐसा हुरून रिसर्च कहती है। हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है, खिलाड़ी आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन सी ईशान किशन। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ईशान किशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ईशान किशन ने वनडे करियर में अपना पहला दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया। यह उनके करियर का पहला शतक भी है। किशन ने चटगांव में अपनी पारी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। वह वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किशन 131 गेंद पर 210 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए। तो ये निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और अपने देश के किशन ने नाम रोशन कर दिया है दोहरा शतक लगा करके, और वो भी कितने गेंदों में, 131 गेंदों में 210 रन बनाए, जिसमें 24 छक्के हैं और 24 चौके हैं और 10 छक्के हैं। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का विषय किस पहल के साथ कर दिया गया है? यानी इसका मतलब है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल कहां से शुरू हुई, क्या कौन कर रहा है इसकी पहल? ऑप्शन ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, ऑप्शन सी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए, चित्र के माध्यम से भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, फटाफट सोच कर जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न आपको सभी लेवल की परीक्षाओं में आपको दिखाई देंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या वनडे एग्जामिनेशन हो, आपको हर जगह दिखाई देंगे। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, ये है इसका आंसर। ठीक है, आइए। हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल के साथ विलय कर लिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक पहल है जिसे एक जिले के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत, यानी हम किसी पर डिपेंड ना हो। डिपेंड होना ही समस्या है।
डिपेंड ना हो, देश डिपेंड ना हो, आत्मनिर्भर बने, हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम स्वयं कर सके, इस उद्देश्य से। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने की बात की है? ऑप्शन ए बीआरसी, ऑप्शन बी पीआरसी, ऑप्शन सी एनआरएस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है बीआरसी। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदल के बीआरसी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। केसीआर ने इसी साल अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। बीआरसी कर दिया था। टीआरएस को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के नाम बदलने के अनुरोध का पत्र जारी करते हुए कहा कि आपकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। तो इसका नाम क्या हो गया? भारत राष्ट्र समिति। चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट कौन जारी करता है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। 4 ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए फटाफट कौन जारी करता है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपको सभी परीक्षाओं में दिखाई देंगे, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, सीपीएफ हो, या संघ की सेवा हो, या राज्य स्तरीय कमीशन की कोई भी पोस्ट हो, ये सभी प्रश्न वहां पर आपको नजर आएंगे। अरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक। हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष रेमिटेंस रिकॉर्ड 100 बिलियन को छू सकता है। यह नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। पिछले वर्ष यानी 2021 में भारत को 89.4 बिलियन डॉलर रेमिटेंस के रूप में मिले थे। तो ये अभी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। 100 बिलियन डॉलर की जो बात हो रही है, इसको याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका है वो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? मौद्रिक, ध्यान दीजिएगा, मौद्रिक मॉनेटरी नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? Who is the ex officio chairperson of the Monetary Policy Committee? Option A Finance Minister, Option B Governor of Reserve Bank of India, Option C Home Minister, Option D Finance Secretary। मेरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। मौद्रिक नीतियां जारी करता है, किस तरह से उसके कार्यों में ही शामिल है ये
कि किस तरह से कार्य करेगा वो, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान करती है। यानी अगर भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की 1934 की धारा पर जाए तो ये धारा कहती है 45 जेड बी 45 सेक्शन 45 जेड बी क्या कहती है, 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान करती है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह की पहली समिति 29 सितंबर 2016 को किया गया था। पहली समिति का गठन जो है कब किया गया था, 29 सितंबर 2016 को किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, अभी क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू हो रही है आपकी, और अब जीके के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जो सभी तत्कालीन परीक्षाओं के लिए और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फटाफट जवाब दे दीजिए। अरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है बी गुजरात। इसका सही आंसर है बी गुजरात। इसके बाद कहां होता है, इसके बाद है राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। नंबर 1 पर कौन है, गुजरात। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बहुत पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। सारे विद्यार्थियों, ये महाराष्ट्र में है, सतारा जिला, सतारा जिला में है और कोयना नदी पर है। कोयना नदी, ध्यान रखिएगा। भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। ये व्याख्या का समय नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए। निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन है? बल्लवाचार, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। आपको इनका नाम भी दिख रहा होगा। इसका आंसर है रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत। शंकराचार्य, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म में, गौर करिएगा, चारों जो है जो धर्म स्थल हैं हिंदू धर्म के, इनको स्थापित किया। या बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जगन्नाथ हो, ये सभी स्थान जो हमारे हैं, ये सभी स्थान उनके द्वारा फिर से पुनर्जीवित हुए, सारी चीजें स्थापित हुई। बहुत बड़ा योगदान है, ये ध्यान रखिएगा शंकराचार्य जी का। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? यानी जुलाहा जो कपड़े बनाते हैं, तो कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी तुकाराम।
सारे विद्यार्थियों कबीरदास जी, ये आंसर है कबीरदास जी। व्यवसाय के आधार पर दुल्हा, इनसे बेस्ट आंसर ये कोई और नहीं हो सकता। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो आंसर है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से तो गुरु अर्जुन देव होना चाहिए, लेकिन ये मुख्य वास्तुकार थे, वास्तुकार इन्होंने पूरा डिजाइन किया। और गुरु रामदेव, रामदास, गुरु रामदेव जो है, इन्होंने स्थापित किया था क्या? अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। और इसी के आधार पर बना अमृतसर। इनकी भूमिका ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन इसमें चूंकि ऑप्शन आपके गुरु अर्जुन देव दे रहा है, इसलिए आप इनका नाम लगाएंगे। ये चारों तरफ एक बड़ा सरोवर है और बीच में ये स्थान स्थित है, इनका नाम को याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपके सामने। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी राजकुमार। प्यारे विद्यार्थियों, ये आंसर है आपका भानु अथैया जी। ये वेशभूषा, इस पर इनको, इनके वेशभूषा पर हुआ, गांधी जी पर आधारित फिल्म थी। और 1983 में, 1983 में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला। ये पहले व्यक्ति रही, ये महिला हैं, भानु अथैया महिला हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें ये सम्मान मिला। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए श्री माओ भंडार नायके, ऑप्शन बी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन सी खालिदा जिया, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। फोटो उनका आपके सामने आ गया है। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है श्री माओ भंडार नायके, श्री माओ भंडार नायके। ये श्रीलंका, ये श्रीलंका से बिलोंग करती हैं और भारत की नहीं, पूरी बात कर रहा हूँ, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी श्री माओ भंडार नायके। भारत की कौन बनी? तो भारत की बनी है इंदिरा गांधी। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है राजस्थान। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इस समय वर्तमान में आपका राजस्थान राज्य सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य है। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। विजयनगर एम्पायर। ये आंसर है विद्यार्थियों, अरे भाइयों बहनों, तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। और ये आज जो विजयनगर एम्पायर के जो है खंडहर बचे हैं, अवशेष बचे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। वर्धमान महावीर का जन्म
स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए कुशीनारा, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी काशी। पहले विद्यार्थियों, आपको मालूम है सब बातें चर्चा हुई हैं और इसका आंसर है कुंडग्राम। ये वैशाली गणराज्य का, वैशाली गणराज्य में कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये तो आप जानते हैं इनके बारे में कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था। काशी, काशी विश्वनाथ के नाम से जानी जाती है। राजगृह में राजधानी रही है, बाद में उदयन ने इसको परिवर्तित किया, है ना। ये सब सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है आपको। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी फेफड़ा। क्षय रोग का मतलब है कि टीबी या यक्षमा की बात करें, टीबी या इसको यक्षमा भी बोलते हैं। सारे विद्यार्थियों, इससे फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, फेफड़ा। इसीलिए बच्चों को, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। ये फाइनल रिवीजन की क्लासेस हैं, इसीलिए आपको तेजी से डिस्कशन किया जा रहा है। प्रश्न आ रहे हैं, जवाब देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए मूल वर्धित विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी निवेश विधि, ऑप्शन डी व्यय विधि। सारे विद्यार्थियों, ये इसके अंतर्गत आती है तीनों विधियां, ये नहीं आती। यानी ऑप्शन ए मूल वर्धित विधि नहीं। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, सब आप पढ़ चुके हैं, आपको तैयार है किस मंडल में क्या गतिविधियां होती है, सब चर्चा हो चुकी है। बस आप जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे, अब इन्हें विस्तार से समझने का वक्त नहीं है। ये देखिए समताप मंडल है, समताप मंडल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है, सभी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है राष्ट्रपति। हमेशा ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये इन दोनों के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भी इन्हीं को देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात एक याद रखिएगा, दोनों को पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है, भारत की संचित निधि से। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कॉमन है वो ये है कि दोनों को हटाने की प्रक्रिया कहां पर है? 124 खंड 4 में है, आर्टिकल। इसी बात यहाँ से इतने क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, बहुत इससे आता है, बहुत कंफ्यूजन करता है, इसे याद रखिएगा। तो इनको जो पेंशन मिलेगी दोनों लोगों को, कहां से मिलेगी? भारत के संचित निधि से, ध्यान रखिएगा इसको। वेतन तो इन्हें मिलेगा भारत की संचित निधि से, इन्हें मिलेगा राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन। लेकिन पेंशन की जब बात आएगी तो भारत की संचित निधि से मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों,
मेरा प्रयास है कि फास्टेस्ट रिवीजन के माध्यम से सभी चीज़ें आपके मस्तिष्क में एक बार फिर से लाने का, और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। करंट के क्वेश्चन सभी आ रहे हैं और आने वाले समय में सभी परीक्षाओं में दिखाई देंगे। मिशन इंस्टीट्यूट में सभी क्लासेस प्रॉपर्ली चल रही हैं। आप उन्हें व्यू करें, उन्हें देखें, उसे एक बार चीज़ों का रिवीजन करें। और अभी एक नया बैच आज शुरू हुआ है यूपीएसआई एसएससी के लिए और कांस्टेबल के लिए शाम के समय। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो आके संपर्क कर सकते हैं, और ट्रायल उनको कल का मिलेगा तो ट्रायल भी कर सकते हैं। 2 दिन का ट्रायल जनरली है, तो वो जो आप कल आएंगे वो कल और परसों यानी मंडे को भी कर सकते हैं। बाकी जो प्रयास है वो ये है कि किस तरह से हम आपको सब कुछ एक बार रिवीजन में ला सकें। एसएससी जीडी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन विद्यार्थियों की चल रही है। उम्मीद है सैकड़ों विद्यार्थी सफल होंगे। लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। सतत प्रयास से ही जीवन में कुछ होता है, और सतत प्रयास चलते रहना चाहिए। जीवन में आपका सफल होना बहुत जरूरी है। यही अंतिम सत्य है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।